सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, इसको हम डिस्कस कर रहे थे और काफी दिन से आपकी क्लासेस जो है इधर नहीं चल रही थी क्योंकि आपके रेनू मैम का और मेरी दीदी का शादी था इस बीच। तो पूरा मैं बिजी था, एक महीने ही लगभग पूरा टाइम लग गया जिसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो मैं नहीं ले पाया। ठीक है, तो अब सब कुछ हो चुका है और अब हम जो है क्लासेस रेगुलर करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब लगातार जो है आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे क्लासेस से। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका राजन सीरीज जो है 2025 संस्करण का, इसको मैंने आपको स्टार्ट कराया था जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने पूरे करा दिए थे और अति लघु उत्तरी में एक पार्ट मैंने कराया था जिसमें 21 प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे। अब इसके आगे के प्रश्न जो हैं हम इस सेकंड पार्ट में, आपके अति लघु उत्तरी का पार्ट 2 है ये, इसमें आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए कि क्लासेस जो हैं कंटिन्यू हो गई हैं। तो डेली क्लासेस जो हैं आपको अब मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 22 है, आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो बहुत ही आसान है। आयत आपको पता है कि जो चतुर्भुज होता है इसमें एक स्पेसिफिक आकृति जो होती है आपकी, वह क्या होती है, आयत होती है। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों कोण होते हैं 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, तो आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसके आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह निकाला जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई से। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी जितनी लंबाई है उसके चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उसका क्षेत्रफल। और परिमाप निकालना है तो 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के योग को 2 गुना कर दीजिए, आपको आयत का परिमाप मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आयत के विषय में। इसके बाद देखिए अगला है वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो अब वर्ग भी आपका एक चतुर्भुज है जिसमें क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो चारों कोण होते हैं वह समकोण होते हैं। जैसा कि यहाँ आप परिभाषा देख पाएंगे, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी कि 4 इंटू ए, ये हो जाता है आपका वर्ग का परिमाप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार और ऊंचाई का गुणा करके उसका आधा कर दीजिए, आपको मिल जाता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या है। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, अवर्गीकृत, जिसका वर्गीकरण ना किया गया हो, जिसको किसी ढांचे में किसी उसमें बांटा ना गया हो, तो उसे कहते हैं अवर्गीकृत। और आंकड़े का मतलब आपको पता है कि जो संख्याएं, जो आंकड़े हैं आपके पास, तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ठीक, अभी जैसे मैं आपको संख्याएं दे दूं 25, 4, 10, 2, 12, 15, तो ये सब ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े हैं। लेकिन इसी को मैं क्रम से लिख दूं 2, 4, फिर उसके बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 12 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, तो ये एक क्रम में लग गया। तो ये एक वर्गीकृत आंकड़ा है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, ऐसे आंकड़े को। अब ये कुछ संख्याएं हैं, ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, दी गई हो सकती हैं, तो उसमें आपको निष्कर्ष निकालना। देखिए, आंकड़े से निष्कर्ष निकाल करके ही हम कहीं पे पहुंचते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आया, आपने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया और लोग पूछते हैं परसेंट कितना आया। ठीक, तो परसेंट क्यों पूछते हैं, ताकि तुरंत जो है निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके कि हाँ 100 नंबर में अगर 80% आपका आ रहा है तो लगभग हर सब्जेक्ट में 80 नंबर मिले होंगे।
तो इसी तरीके से किसी भी आंकड़े को, अगर कोई बड़ा आंकड़ा है, उसको देख करके आप तुरंत निष्कर्ष पे ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं जब तक वो आंकड़े जो हैं एक व्यवस्थित क्रम में ना लगे हों। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में लगे होंगे तो पहुंचना जो है निष्कर्ष पे एक आसान होगा। ठीक, तो इसलिए जो आंकड़े इस तरीके से दिए होते हैं उसको हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अव्यवस्थित रूप में होते हैं वो आंकड़े। इसके बाद देखिए वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, तो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब 10 से 15 यहां से क्या पता चल रहा है कि ये एक वर्ग अंतराल है और इसके बीच जो संख्याएं आ रही हैं वो इस वर्ग अंतराल में दर्शाई जाएंगी। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या हो गया, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का एक समूह बना दिया जा रहा है। जैसे हमारे पास 1 से लेकर के 50 तक के आंकड़े हैं, लेकिन अब 1 से 50 तक लिखेंगे तो 50 एंट्री आएगी, लेकिन इसके बाद अगर हम इसको ऐसे 5-5 में विभाजित कर दें तो हमको बस 10 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। ठीक, तो इसलिए वर्ग अंतराल बनाया जाता है, थोड़ा हैंडी हो जाती हैं चीजें, थोड़ा एंट्रियां कम हो जाती हैं, आसान हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए वर्ग अंतराल क्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 27 है, बारंबारता क्या है। बारंबारता, बारंबार आप एक ऐसे याद रखिए, बारंबारता क्या है, बारंबार कोई आंकड़ा बार बार आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो गिनती होती है उसी को उस आंकड़े की बारंबारता कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप परिभाषा पहले पढ़ लीजिए, दिए गए आंकड़े में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हो 2, 5, 7, इसके बाद लिखा हो 8, फिर लिखा हो 2, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। तो अब इसमें आप देखेंगे किसी एक संख्या की हम अगर बात करें, जैसे 7, 7 यहां भी आया है और 7 आपका यहां भी आया है, तो 7 कितनी बार आया है, 7 2 बार आया, तो 7 की बारंबारता क्या हो गई, 2 हो गई। तो किसी आंकड़े में, ये एक आंकड़ा दिया गया था, इस आंकड़े में एक संख्या है 7, इसके यह कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, तो इसकी बारंबारता क्या हो गई, 2। तो ये परिभाषा आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 28 है, रेखीय समीकरण क्या है। तो ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। अब सबसे पहले समझिए समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं। जब भी समीकरण होगा तो उसमें बराबर का चिन्ह होगा, उसमें 2 पक्ष होंगे जिनको बराबर दिखाया जा रहा होगा, ऐसे बराबर का चिन्ह लगा होगा, इधर एक पक्ष लिखा होगा, एक पक्ष इधर लिखा होगा, ये समीकरण की पहचान हो गई। और दूसरा समीकरण में क्या होगा, अब इसमें समीकरण में जैसे अगर केवल आप संख्याएं लिखते हैं तो 4 बराबर 4 लिख देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, इस समीकरण में क्या होता है, समीकरण में कुछ और भी लिखा रहता है, जैसे x चर भी लिखे रहते हैं, x लिखा रहेगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस इधर भी x आ सकता है, मतलब इस तरीके से कुछ समीकरण होता है आपका। ठीक है, अब इस तरीके से 2 पक्ष होंगे, समानता सूचक चिन्ह होगा, ठीक। लेकिन जो रेखीय समीकरण होगा उसकी खासियत आप समझिए, रेखीय समीकरण में क्या होता है कि इसमें ये समानता सूचक चिन्ह हो गया और 2 पक्ष हो गए, और जो प्रयुक्त चर है, मतलब चर जो भी रहे, चर क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी लिखा हो, ठीक, उसकी जो घात होगी वह 1 होगी, उसकी जो घात होगी। अब किसी समीकरण में चर की घात क्या होती है, किसी समीकरण में चर की घात हम बोलते हैं, जो आप देखिए यहां चर आपको दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां पे चर की घात 1 है, यहां पे चर की घात 1 है, यहां पे चर की घात 2 है। तो सबसे अधिक घात जो होती है किसी भी समीकरण में उसी को हम बोलते हैं समीकरण की घात, ठीक। तो यहाँ पे जो इस समीकरण की घात है वह 2 है, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वह 2 है। तो रेखीय समीकरण में क्या होता है, रेखीय समीकरण तभी बोलते हैं जब जो चर की घात होती है, जो समीकरण की घात होती है वह 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पे
ये रेखीय समीकरण नहीं है। आपका रेखीय समीकरण का एग्जाम्पल ये है, x धन y बराबर 7, x धन 1 बराबर 5। इसमें समानता सूचक चिन्ह बराबर का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे लिख सकते हैं कि चर की घात जो है वह कितनी है, चर की घात 1 है, ऐसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल रेखीय समीकरण का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं क्या है, तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जो केवल एक से और खुद से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 3 किन किन संख्याओं से कटता है, 1 से पूरा कटेगा या फिर खुद 3 से। इसी तरीके से 7 है, ये 1 से और खुद से, इसी तरीके से 11 है। तो बहुत ही आसान है, ये सारी चीजें आपने कई बार नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, भाज्य संख्याएं, तो जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें देखिए 2 अभाज्य में आता है, इस 2 को हटा दीजिएगा क्योंकि 2 जो है वह 1 और खुद 2 से कटता है, तो ये हमारा हो जाता है अभाज्य संख्या। तो 4 देखिए, 4 जो है वह 1 से और खुद 4 से और 2 से भी विभाजित होता है, तो 4 जो होता है भाज्य संख्या। इसी तरीके से 6 जो होता है 2, 3 और 1 और खुद से कटता है, इसी तरीके से 8 भी। तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, ये आपकी भाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, ये एग्जाम्पल आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31 है, समापवर्त्य क्या है। समापवर्त्य तो वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, समापवर्त्य लिखा है, ठीक। समापवर्त्य से पहले आपको इसी में एक टर्म समापवर्त्य किससे मिलके बना है, देखिए सम और अपवर्त्य से, इससे समझिएगा। अब सम का मतलब यहाँ पे क्या है, सम का मतलब है यहाँ पे सेम, जो दोनों जगह हो। और अपवर्त्य का मतलब क्या है, अपवर्त्य का मतलब हो जाता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स या इसी को हिंदी में बोल देते हैं गुणज, किसी संख्या के गुणज। अब किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं, तो किसी संख्या जैसे 5 है तो 5 के गुणज क्या होंगे, 5 के गुणज होंगे 5 में प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दीजिए। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5, 2 का गुणा करेंगे 10, फिर 15, फिर 20, 25, ये सब क्या है, 5 के गुणज है। और इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें 10 के गुणज, तो 10 में प्राकृतिक संख्या को गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 20, फिर उसके बाद 3 का गुणा होगा तो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो गया आपके 10 के गुणज। अब ये आप समझ गए कि ये 5 के अपवर्त्य हो गए, यहाँ पे ये 5, 10, 15, 20, 25 ये क्या है, 5 का अपवर्त्य है। और 10, 20, 30, 40, 50 ये सब क्या है, 10 के अपवर्त्य हैं। ये अपवर्त्य आप समझ गए। अब समापवर्त्य क्या होते हैं, जो दी गई संख्या, जैसे 5 और 10 अगर दी गई संख्या है तो इन दी गई संख्याओं में जो अपवर्त्य कॉमन होते हैं, जैसे 10 5 के भी अपवर्त्यों में है और 10 के भी। इसी तरीके से 20 5 में भी है और 10 में भी। इसी तरीके से यहाँ पे 30 आएगा, वो भी 5 में है और यहाँ भी 10 में भी है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो 10, 20 और 30 है, ये क्या कहलाएंगे, ये समापवर्त्य कहलाएंगे। तो वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। जैसे कि 10, 20, 30 ये जो दी गई संख्या है 5 और 10 से पूरा पूरा विभाजित हो रहे हैं, इससे हम क्या कहते हैं, इसको 10, 20 और 30 को हम क्या कहेंगे,
ये हमारे हो जाएंगे समापवर्त्य। ठीक, तो आप समझ गए, वह संख्या अथवा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याएं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाता है दी गई संख्याओं का व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? तो एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो x सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक जिसमें दूसरा चर नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको एक समीकरण दिया गया है जिसमें आप केवल चर जो है x देख पा रहे हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार आपको क्या है कि किसी में अगर चर केवल एक है तो आपका हो जाता है सजातीय, और एक से अधिक है तो हो जाता है विजातीय। ठीक, तो सजातीय व्यंजक आप समझ पा रहे होंगे, ये इसमें चर केवल x है, केवल x आ रहा है, कहीं पे y या z नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सजातीय व्यंजक। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 33 है, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? तो ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 3x + 2 तथा 13y + 4, ये यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या है? ये विजातीय व्यंजक है परिभाषा के अनुसार। यहाँ पे ये परिभाषा यहाँ पे थोड़ी अलग लिखी हुई है, जो आपको बुक्स में देखने को मिलता है। वहां पे व्यंजक की बात नहीं होती है, वहां पे बात होती है पद, सजातीय पद और विजातीय पद। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसे 2x है आपका और 4x² है, तो ये 4x² है, तो ये आपस में जुड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए चर समान है लेकिन घातें अलग हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। ठीक, और इसी तरीके से सजातीय पद अगर होगा तो जैसे 2x और 3x जुड़ के 5x हो जाता है, क्योंकि x जो है वह समान है, चर भी समान है, घातें भी समान होती है, तब उसे हम सजातीय पद कहते हैं। ठीक, और विजातीय में क्या होता है? ये दोनों भी आपस में विजातीय हैं, और 2x और 4y भी यहीं पे लिखा होता है, तो 2x और 4y भी आपस में विजातीय पद हैं। तो विजातीय पद आप याद रखिएगा, जो आपस में जुड़ते हैं वो सजातीय पद होते हैं, जो नहीं जुड़ते हैं वो विजातीय पद होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने व्यंजकों की बात की है, तो अगर ऐसा एग्जाम में पूछते हैं तो इसी के अनुसार आप बता भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो मान जो हो जाए वह शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है, ऐसा पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि 12 में अगर -12 जोड़ दिया जाए तो उत्तर क्या मिल जाता है? 0, यानी कि 12 का योगात्मक प्रतिलोम -12 होगा। इसी तरीके का 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा, 5 का -5 होगा, 1000 का -1000 होगा, यानी कि a का -a होगा। ठीक, अगर कोई संख्या a आपको दी गई है उसके सामने आप माइनस लगा दीजिए, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक, ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। अब किसी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है? तो गुणात्मक तत्समक किसी संख्या का गुणा आ रहा है तो परिभाषा में गुणा आएगा, मतलब कि ऐसी संख्या जो किसी दी गई संख्या में गुणा करने पे उस संख्या जो दी गई संख्या उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, वह क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। तो किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पे पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतएव 17 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक, 17 नहीं 1 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे 17 × 1 17। ठीक, मतलब वह संख्या जो किसी संख्या में गुणा कर दिया जाए और उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी कौन सी संख्या है? जैसे 5 है, 5 में हम किस चीज का गुणा कर दें कि मान 5 ही रहे, तो a का मान कितना आ जाएगा? 5/5, और a का मान आपका आ जाएगा 1, यानी कि वह संख्या a कितनी होगी? 1 होगी। तो हमेशा ये निश्चित है कि अगर
किसी गुणात्मक तत्समक की बात की जा रही है तो गुणात्मक तत्समक कोई भी संख्या दे दे तो गुणात्मक तत्समक का मान हमेशा 1 होता है। ये डिफाइन है कि गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम समझिए क्या होता है और उदाहरण से समझिए। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब अभी आप देख रहे थे कि गुणात्मक तत्समक क्या है कि हम वह संख्या जिससे हम किसी दी गई संख्या में गुणा कर दे रहे थे और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, यानी कि एक हमारा गुणात्मक तत्समक हुआ। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका दी गई संख्या में गुणा कर दें तो जो मान हो जाए वह 1 हो जाए। ठीक, दोनों का गुणा करें हम तो मान 1 हो जाए। जो दी गई संख्या है और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है उनका आपस में अगर गुणा होता है तो मान 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर दी गई संख्या 3/5 है और 5/3 से हम गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मान 1 आ रहा है। यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो 5/3 होगा और 5/3 का पूछा जाएगा तो 3/5 होगा। तो इस तरीके से अतः गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 है और 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 है। ये समझ गए आप गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, x-4 गुणे x-7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बस गुणा करना है सिंपली। तो यहाँ पे जब दो ब्रैकेट में आपको चीजें दी होती हैं तो आप क्या करते हो, एक ब्रैकेट खोलिए, जैसे x-4 ये खोलेंगे आप तो यहाँ पे खोलने पे क्या होगा, x का गुणा पूरे x-7 में होगा और -4 का भी गुणा x-7 में होगा। बस इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप फिर ब्रैकेट खोल लीजिए। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 7 में होगा तो 7x और फिर -4 का गुणा x में -4x, फिर -4 का गुणा -7 में तो -28। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 3x -28, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां आप समझ गए कि इसको जब आप ब्रैकेट खोल के गुणा करेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x -28। तो बहुत ही आसान है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 38 है, सर्वसमीका क्या है? तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। अब समीकरण मैंने आपको बताया कि समीकरण में समानता सूचक चिन्ह होता है, वैसे ही सर्वसमीका भी जब लिखी जाती है तो सर्वसमीका में भी क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक, अब इसके बाद समझिए बराबर का चिन्ह होगा और जैसे लिखा है 4x स्क्वायर इधर लिखा है और इधर लिखा है 2 × 2x स्क्वायर। अब यहां पे आप x का कुछ भी मान रख लीजिए तो दोनों पक्ष होंगे वह बराबर आएंगे। 1 रखेंगे तो दोनों तरफ मान 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 4 16, यहां भी आपको 16 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये सर्वसमीका का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए x का कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए सत्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वसमीका। और समीकरण में क्या होता है कि x के किसी, जैसे 2 घात का समीकरण है तो किसी x के 2 मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक, ये होता है समीकरण और सर्वसमीका में अंतर। सर्वसमीका में सभी मान के लिए पक्ष बराबर होते हैं और समीकरण में जितने घात का है उतने ही मान के लिए। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 2x + 1 = 2x + 2 सर्वसमीका है अथवा नहीं? तो ये चेक करने के लिए देखिए 2 × x + 1 = 2x + 2। x का मान x = 1 रखने पर, अब x = 1 रखेंगे तो 1 धन 1, x की जगह हमने 1 रख दिया और यहाँ पे भी x की जगह 1 रखिए तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा 2 में होगा 4 और बराबर 2 गुणे 1 2 धन 2 4, 4 = 4, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। और इसी तरीके से x = 2 रखने पर, x = 2 रखिए तो 2 गुणे
2 धन 1, x की जगह हम 2 रख रहे हैं, 2 गुणे 2 धन 2, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 3, यानी कि ये 3 गुणे 2 यानी कि ये हो गया 6, और ये 2 दूनी 4 धन 2 6, 6 बराबर 6, यानी कि ये आपका हो गया यहाँ पे भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से x बराबर 3 भी आप रखेंगे तो भी दोनों पक्ष आपको बराबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए आपको क्या है, दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं। बस 2 ही मान आप रखेंगे क्योंकि ये रेखीय सर्वसमीका है। यहाँ पे x की घात 1 है। अगर ये समीकरण होता तो केवल x के एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते, लेकिन यहाँ पे 2 मान आपको मिल चुके हैं, तो यहां से ये सिद्ध हो जाता है कि यह एक सर्वसमीका है, समीकरण नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से यह एक सर्वसमीका है, आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 51 का स्क्वायर ये क्या होता है, 51 का 2 बार गुणा। ठीक, तो एक तो नॉर्मल आप निकाल सकते हैं कि 51 गुणे 51 कर लीजिए, जैसा आपने गुणा सीखा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको सर्वसमीका का मदद लेना है। अब सर्वसमीका की मदद से कैसे आप निकालेंगे, तो सर्वसमीकाएं आपने पढ़ रखी हैं, बस आपको ध्यान नहीं है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपका एक सर्वसमीका ही है जो आपने पढ़ा है। यहाँ पे a और b का आप कोई भी मान रखते हैं तो यहाँ जो मान आता है वही मान इधर आता है। ठीक है, देखिए a और b का मान आप कुछ भी रखिए तो दोनों पक्ष बराबर आते हैं। ठीक, जितने भी फॉर्मूले आपके ये वाले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का स्क्वायर, ये सभी क्या है, सर्वसमीकाएं हैं। या टेक्नोमेट्री में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। तो इसी तरीके से अब 51 को अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 51 को क्या, 50 धन 1, तो 50 धन 1 का स्क्वायर। अब देखिए a की जगह हो गया 50, b की जगह हो गया 1। अब 50 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, +2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 50 गुणे 50, 5 पचे 25 और 2 बार 0, तो ये हो गया 2500, ये हो गया आपका 100, 2 का गुणा हो गया 50 में, गुणे 1 100 आ गया, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2601। मान कितना आ गया, 2601। आसानी से इस तरीके से गुणा करके निकालते आप। ये तो आप जो है एक बार देखेंगे तो सरसरी निगाह से मुझवानी भी बता सकते हैं, गुणा करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, ये भी आपको एक नया तरीका पता चल गया गुणा करने का। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए। अब पार्ट 2 में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोगों को इस क्लासेस का पता चल सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जो है सभी जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उनको कम समय में बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं और आपके राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए चैनल पे, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़िए। सभी सब्जेक्ट का लिंक जो है वो नीचे दिया गया है, यूट्यूब से भी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।